नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत करता हूं, जहां हम आज की इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्ट कोड BSDLA 136 की दूसरी क्लास आपके साथ डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के जो आंसर हैं वो आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं और इसकी हम एक वीडियो ऑलरेडी पहले ही अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने इस क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन नंबर 1 को आपके साथ डिस्कस किया था और क्वेश्चन नंबर 2 को आपके साथ डिस्कस किया था। तो यदि आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 वाली जो वीडियो है वो नहीं देखी है अभी, तो सबसे पहले उसे ज़रूर देख लो ताकि आपके जो पेपर हैं उसकी तैयारी अच्छे से हो सके। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को डिस्कस करेंगे, जहाँ क्वेश्चन नंबर 3 है कि समाचार लेखन और संपादन की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार पेपर में आया हुआ है। चौथा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आख्यान परक लेखन का विस्तृत परिचय दीजिए। इन दोनों ही क्वेश्चनों को हम आज की वीडियो में क्या है डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए ये PDF है जिसमें सभी क्वेश्चनों के आंसर हैं। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट पर कांटेक्ट कर सकते हो। 9990267852 ये हमारा नंबर है। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को आपके साथ डिस्कस कर लिया था और साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 2 को भी आपके साथ डिस्कस कर लिया था। आज की वीडियो में हम तीसरे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और तीसरा क्वेश्चन जो हमारा शुरू है वो यहाँ से शुरू है। क्वेश्चन ये है कि समाचार लेखन और संपादन की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। यानी कि इस क्वेश्चन में हमसे दो क्वेश्चन पूछ रहा है, एक समाचार लेखन कैसे किया जाता है, दूसरा संपादन कैसे किया जाता है। चैप्टर नंबर 4 में आपको इसका आंसर मिल जाएगा अगर आप किताब से पढ़ना चाहते हैं तो। बाकी यहाँ पर प्रॉपर आंसर है, आप ऐसे कैसे लिख देना, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो देखो, समाचार लेखन और समाचार संपादन ये दो महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में। यानी कि जब खबरों को लिखा जाता है तो उसमें समाचार लेखन और संपादन दो महत्वपूर्ण अलग अलग प्रोसेस हैं और यही खबरों को संरक्षित करते हैं और यही खबरों को प्रस्तुत करते हैं। इनके माध्यम से जो समाचार है यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है वो दर्शकों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाई जाती है। हालांकि यहाँ पर दर्शक नहीं पाठक होंगे, क्योंकि समाचार पत्र को पढ़ने वाले लोगों को पाठक कहा जाता है और न्यूज़ देखने वालों को जो है दर्शक कहा जाता है। तो यहाँ पर हम पाठक शब्द का प्रयोग करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर समाचार पत्रों की बात कर रहे हैं। तो समाचार पत्र लेखन में समाचार लेखन और संपादन दो महत्वपूर्ण एक्टिविटी हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में ये दोनों ही एक्टिविटी अपनी महत्वपूर्ण जगह रखती हैं, क्योंकि इनके माध्यम से ही इन्फॉर्मेशंस को, न्यूज़ को पाठकों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं समाचार लेखन की प्रक्रिया क्या होती है, यानी कि किस तरीके से समाचार लेखन किया जाता है। तो देखो, समाचार अगर आपको लिखना है तो सबसे पहले क्या होनी चाहिए आपके पास, इन्फॉर्मेशन। तो किसी भी समाचार को लिखते समय, तो समाचार को लिखने से पहले क्या है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की जाती हैं। अब जो ये इन्फॉर्मेशन है वो अलग अलग सोर्सेज से इकट्ठी की जाती हैं। तो विभिन्न सोर्सों से प्राप्त सूचनाओं को समाचार का रूप देना समाचार लेखन का मुख्य काम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक इन्फॉर्मेशन को आप समाचार बना दोगे। आजकल पता क्या हो गया है, मीडिया का लेवल इतना डाउन हो गया है कि वो किसी भी इन्फॉर्मेशन को क्या है, समाचार बना दे रहे हैं, जबकि हर इन्फॉर्मेशन समाचार नहीं होती। ध्यान रखना। अब समाचार कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है, तो कोई इन्फॉर्मेशन जब समाचार बनती है जब उसका पब्लिकली यूज़ होता है, यानी कि सार्वजनिक रूप से जुड़ा होता है, लोग उस सूचना को प्राप्त भी करना चाहते हों। तो मेन ये है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन जिसका संबंध किससे हो, लोगों के समूह से हो, तो हम ये कहेंगे हाँ वो समाचार है। जैसे ईरान इजराइल का वॉर चल रही है तो ये एक समाचार है, क्योंकि इसके बारे में सब लोगों को जो है अवेयर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसी प्रकार से अभी हमारे देश में एक बहुत दुखद घटना हुई, अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हो गया। तो ये जो समाचार है ये लोगों को मिलना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। लेकिन ये कुछ समाचार ऐसे बना देते हैं कि आज हमने हवाई अड्डे पर प्रियंका चोपड़ा को स्पॉट किया, तो ये कोई समाचार है, ये कोई सूचना, इससे हमें क्या ही कर लेंगे भाई, स्पॉट किया तुम करो स्पॉट, हम क्या करें। तो सिंपल सी बात है, आज थोड़ा सा पत्रकारिता का जो है इस तरह वो गिर गया है, बट हम यहाँ पर वो बात नहीं करेंगे। हम बात कर रहे हैं कि समाचार लेखन का प्रोसेस क्या होता है। तो समाचार लेखन में जो पहला प्रोसेस होता है वो सूचनाओं को इकट्ठा करना। तो विभिन्न सोर्सेज से सूचनाएं इकट्ठी की जाती हैं और उन्हें समाचार का रूप दिया जाता है। लेकिन ये भी ध्यान रहे, हर एक इन्फॉर्मेशन को हम जो है वो समाचार नहीं कहेंगे, और समाचार उसे ही कहेंगे जिसका सार्वजनिक रूप से जो है जुड़ाव होता है और लोग उस सूचना को प्राप्त करना चाहते हैं। तो समाचार लेखन की प्रक्रिया सबसे पहले इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने से शुरू होती है। जहाँ जो पत्रकार होते हैं वो घटना स्थल पर जाते हैं, यानी कि जहाँ पर घटना घटी है वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर फिर उन घटनाओं को लिखेंगे। बहुत सारी सरकारी रिपोर्टों से भी जो है समाचार प्राप्त किए जाते हैं। प्रेस विज्ञप्ति से भी बहुत सारे, यानी कि जब कोई जो नेता है वो प्रेस विज्ञप्ति जारी करता है तो वहाँ से भी जाकर
जो है इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है। इसके अलावा इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त की जाती है। तो अगर आपसे कोई पूछे भाई समाचार लेखन कैसे होता है, तो आप बोलोगे भाई समाचार लेखन में सबसे पहले सूचनाओं को इकट्ठा किया जाता है और फिर उन्हें समाचार का रूप दिया जाता है। लेकिन ध्यान रहे, हर एक इन्फॉर्मेशन को समाचार नहीं कह सकते हम, वही इन्फॉर्मेशन को समाचार का रूप देंगे जिसका महत्व सार्वजनिक रूप से है। इसमें हम सूचना इकट्ठी करेंगे और सूचना इकट्ठी करने के भी तरीके अलग होंगे। पहला तरीका ये हो सकता है कि हम घटना स्थल, कोई घटना घटी है वहाँ पर जाएं और वहाँ पर सूचना इकट्ठी करें। दूसरी बात है कि अलग अलग सोर्सों से भी हम जो है इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हैं, जैसे कोई सरकारी रिपोर्ट है, प्रेस विज्ञप्ति है या साक्षात्कार है। साक्षात्कार मतलब होता है इंटरव्यू, या सोशल मीडिया के माध्यम से। दूसरी बात यह है कि जब हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो हम उसकी जाँच करेंगे, भाई ये सही भी है या नहीं है, यानी कि फैक्ट चेक, तथ्य जाँच। तो समाचार जो है वो फैक्टफुल होने चाहिए, क्योंकि एक कहानी और एक समाचार दोनों में अंतर होता है। दोनों, अगर जो भी चीज़ ज़्यादा फैक्चुअल होगी हम उसे ही सही मानेंगे। तो समाचार, पहले तो इन्फॉर्मेशन मिल गई, अब क्या करेंगे, हम उसे जांचेंगे कि बात सही भी है नहीं है। इस चरण में पत्रकार ये सुनिश्चित करता है कि जानकारी विश्वसनीय स्तर की होनी चाहिए और सही होनी चाहिए। अब क्या होगा, आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल गई और इन्फॉर्मेशन सही है ये भी पता चल गया। आप क्या करोगे, आप समाचार का एक स्ट्रक्चर तैयार करोगे, यानी कि समाचार को अखबार में प्रस्तुत कैसे करना है ये चीज़ आप देखोगे। और हर समाचार के 3 हिस्से होते हैं। एक होता है शीर्षक, यानी कि हर समाचार की एक क्या देखते हो आप, सबसे पहले हेडलाइन। हेडलाइन इस प्रकार से बनी होनी चाहिए कि हेडलाइन को पढ़ते के साथ ही बंदे को समझ में आ जाए कि आगे क्या होने वाला है। फिर दूसरी बात है इंट्रो। हेडलाइन के बाद जो समाचार लिखा जाता है, शुरू की लाइनों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी जाती है जिसे इंट्रो कहते हैं, और लास्ट में होता है मुख्य क्लेवर, जहाँ पर जो है समाचार का अंत होता है। तो अगर आप शीर्षक की बात करोगे तो समाचार का जो शीर्षक है ये समाचार बन जाने के बाद दिया जाता है, क्योंकि समाचार बनने के बाद ही माइंड में आ पाता है कि हाँ भाई कितनी ज़्यादा जो है इम्पैक्टफुल हम टाइटल बना सकते हैं। शीर्षक इस प्रकार से दिया जाता है, यानी कि टाइटल इस प्रकार से रखा जाता है कि शीर्षक को पढ़ने के बाद ही खबर के महत्व के बारे में हमें पता चल जाए। प्रत्येक समाचार के आरंभ में 3 से 4 पंक्तियों में उस समाचार का सार दिया जाता है, जिसे इंट्रो कहते हैं। यानी कि टाइटल के बाद किस चीज़ का नंबर आता है, इंट्रो। अब इंट्रो में ना 3-4 लाइनों में सारी चीज़ें फेंक दी जाती है ताकि बंदे को पता चल जाए कि हाँ भाई ये चीज़ें हैं। लेकिन इंट्रो में ध्यान रहे 5 क्वेश्चनों का आंसर दिया जाता है। तो इंट्रो लिखते समय कितने क्वेश्चनों का आंसर देता है, 5। और ये 5 क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं, कौन, क्या, कब, कहाँ और कैसे। किसी भी इंट्रो में इन 5 क्वेश्चनों का आंसर बहुत ही आसानी से मिल जाता है। आप कई बार कोई से भी खबर पढ़कर देख लेना। जो इंट्रो इन 5 क्वेश्चनों का आंसर नहीं देता उसे खराब इंट्रो कहा जाता है। यानी कि कोई घटना है तो क्या है, उस घटना का संबंध किससे है, घटना कब घटी, कहाँ घटी, कैसे घटी, तो इन सभी क्वेश्चनों का आंसर इंट्रो में दिया जाता है। अगली बात है भाषा शैली। तो किसी भी समाचार को लिखते समय उसकी जो भाषा है और उसका जो तरीका है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो समाचार की भाषा सरल होनी चाहिए ताकि आम जनता भी उसे पढ़कर समझ सके। भाषा सटीक होनी चाहिए, उलझे हुए शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ताकि जो पाठक हैं यानी कि पढ़ने वाले जो लोग हैं उन्हें समझने में आसानी हो। अगर आप समाचार ऐसी जटिल लैंग्वेज में लिख देते हो तो बंदा समझ ही नहीं पाएगा, तो आपका समाचार पत्र क्या ही चलेगा। व्याकरण और शब्दावली पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है ताकि लेखन पेशेवर और प्रभावी भी लगे, ऐसा नहीं है कि कोई लोकल तरीका हो। अगली बात है हेडलाइन बनाना। इसके बारे में हमने चर्चा पहले ही कर ली है। अब हम बात करें समाचार संपादन की प्रक्रिया की। अभी हमने किस चीज़ की बात करी कि एक समाचार लिखते समय किस किस प्रोसेस से होकर समाचार को गुजरना पड़ता है। तो सबसे पहले क्या की जाती है, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है। फिर इन्फॉर्मेशन की फैक्ट चेक किया जाता है, यानी कि तथ्य जांच की जाती है कि इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं है। इन्फॉर्मेशन का सही होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, वरना फेक न्यूज़ बन जाएगी। फिर तीसरी बात होती है कि अब इन्फॉर्मेशन को आपको लिखना है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उसका एक शीर्षक तैयार करोगे, यानी कि पूरे जब खबर लिख दोगे तो उसका एक शीर्षक प्रभावी रूप से तैयार होना चाहिए, फिर एक इंट्रो होना चाहिए, फिर एक मुख्य क्लेवर होना चाहिए। उसके अलावा समाचार की भाषा जो है वो सरल होनी चाहिए ताकि पाठकों को समझ में आसानी से आ जाए। अब हम बात कर रहे हैं समाचार संपादन। अब यानी कि मामला छपने जा रहा है, यानी कि समाचार लिखकर तैयार हो चुका है, अब समाचार छपेगा, इसे बोलते हैं समाचार संपादन। तो समाचार लेखन का प्रोसेस और संपादन का प्रोसेस लगभग एक जैसा है। कई बार समाचार प्रकाशन से पूर्व और संपादकीय विभाग द्वारा संपादित किया जाता है, और कई बार दोनों को एक साथ भी तैयार कर देते हैं और कई बार दोनों को अलग। यानी कि कई बार समाचार पत्र लिखा जाता है और तुरंत ही संपादित भी किया जाता है, कई बार लिखा जाता है और उसके बाद उसकी जांच की जाती है और अलग अलग भी किया जाता है। तो देखो अब इसका हम प्रोसेस समझ रहे हैं, यानी कि समाचार को छापते समय में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले ये है कि जो समाचार लिखा गया है उसकी प्रारंभिक समीक्षा है। समीक्षा का मतलब होता है जाँच। यहाँ पर जो मेन एडिटर होगा ना, जैसे बहुत सारे छोटे छोटे एडिटर होंगे वो समाचार को लिखेंगे धड़मधड़। अब क्या होगा, जो मेन एडिटर होगा वो फिर उस लेख को पढ़ेगा, उसके प्रारंभिक स्वरूप की जांच करेगा, भाषा को चेक करेगा, फैक्ट चेक करेगा, सामग्री की जांच करेगा और फिर कहेगा हाँ भाई चलो ये समाचार क्या है, सही है। तो संपादन की प्रक्रिया में सबसे पहले क्या होगा,
समाचार की प्रारंभिक जांच की जाएगी कि हाँ भाई बात सही है नहीं है। फिर उसमें देखेंगे कि भाई समाचार लिखते समय कोई गलती तो नहीं हो गई है। अगर लेख में कोई गलती है तो उन त्रुटियों को सही किया जाएगा। जैसे वर्तनी, यानी कि लेख में कोई दिक्कत नहीं हो, व्याकरण सही है नहीं है, जो स्ट्रक्चर है वो सही है या नहीं है। तो संपादक लेख को और अधिक संक्षिप्त और प्रभावी बनाते हैं। यानी कि कोई समाचार सबसे पहले लिखा जाता है, फिर वापस जाता है, फिर उसे देखते हैं कि भाई इसमें कोई सुधार की गुंजाइश है, उसे और छोटा किया जा सकता है क्या, इसमें और कोई संशोधन किया जा सकता है क्या, एडिटिंग वगैरह करी जा सकती है, तो वो सब संपादन में किया जाता है। फिर जितने भी आर्टिकल्स लिखे गए हैं उन्हें फिर से संयोजित किया जाता है ताकि लेख का जो प्रवाह है वो और भी अच्छे तरीके से हो सके। चौथी चीज़ है, अगर ज़रूरत है तो हेडलाइन में सुधार हो सकता है और ज़रूरत नहीं है तो हेडलाइन में सुधार नहीं होगा। अगली बात है, फिर से संपादन किया जाता है, क्योंकि देखो जो समाचार पत्र है, जो मीडिया है, वो लोकतंत्र का चौथा पिलर माना जाता है। अगर समाचार लिखते वक्त इतनी सारी चीज़ों का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो फिर क्या होगा, समाचार प्रभावी नहीं होगा, लोग विश्वास कैसे करेंगे। तो इसलिए दोबारा से सत्यापन किया जाता है। प्रकाशित करने से पहले अंतिम बार सारे फैक्ट इन्फॉर्मेशन सारी चेक की जाती है और फिर फाइनली अखबार को छपने के लिए भेज दिया जाता है। और फाइनली अखबार की प्रस्तुति आती है, एक प्रिंट छप कर आता है और उसको देखा जाता है। ये प्रिंट डिजिटल भी हो सकता है, अन्य माध्यमों पर भी प्रस्तुत किया जाता है। तो इस प्रकार से समाचार लेखन कैसे होता है, उसको कैसे छापा जाता है, उसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं, ये सारी चीज़ें इस क्वेश्चन में आपको बतानी है। तो इतना पढ़ने के बाद आप अच्छे से इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। देखो मेरी कोशिश यही है कि आपको 2 साल के क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझा दिए जाए। मेरा ये मानना है कि लगभग सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो वहीं से ही आने हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन है हमारा, आख्यान परक लेखन के विस्तृत परिचय दीजिए। क्वेश्चन पेपर में भी मैं दिखा देता हूँ ताकि आपको विश्वास रहे कि हाँ भाई ये क्वेश्चन पेपर का ही क्वेश्चन है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कोई भी समाचार है उसमें जो है तथ्य बिल्कुल सही होने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, आख्यान परक लेखन का विस्तृत परिचय दीजिए। अब हम सबसे पहले यही जान लेते हैं भाई आख्यान परक लेखन क्या होता है। तो आख्यान परक लेखन लेखन की वह विद्या है जिसमें लेखक किसी कहानी को, किसी घटना को या किसी अनुभव को अपने कोई कैरेक्टर होंगे उनके माध्यम से व्यक्त करता है। यानी कि जब कोई घटना घटे मान लो, तो उसमें लेखक क्या होगा, उस घटना को कुछ कैरेक्टर के माध्यम से सेट करे और बीच बीच में अपनी फीलिंग्स को भी रखे और अपने विचारों को भी व्यक्त करे। इसमें लेखक अपनी कल्पनाओं को भी जोड़ सकता है, अपने अनुभवों को भी जोड़ सकता है और एक कहानी सी बना देता है उस घटना के ऊपर। तो जब भी अगर आप अखबार पढ़ते होंगे तो जैसे मान लो कोई घटना घटी, तो उस घटना में क्या होगा, लेखक अपने कुछ काल्पनिक कैरेक्टर डाल देगा और उस कैरेक्टर के माध्यम से, उस चरित्र के माध्यम से क्या करेगा, उस कहानी को आपको बताएगा। तो ये इस प्रकार का जो लेखन होता है वो आख्यान होता है। आख्यान का मतलब ये होता है एक तरीके से कहानी लेखन, हालांकि पूरी तरीके से इसमें कहानी नहीं होती है। तो कोई आपसे पूछे भाई आख्यान परक लेखन क्या है, तो आख्यान परक लेखन वह लेखन का वह कला है जिसमें लेखक क्या होगा, किसी कहानी को या किसी घटना को या किसी अनुभव को अपने पात्रों के माध्यम से, पात्र का मतलब है कैरेक्टर रखेगा, जैसे 2-3 नाम रख देगा, फिर उनके माध्यम से बात कहलाएगा कि हाँ भाई इसने ऐसे कहा, इसने ऐसे कहा, इसने कैसे कहा। तो पात्रों के माध्यम से यानी कैरेक्टर के माध्यम से अपने अनुभव को व्यक्त करेगा, ये आख्यान परक लेखन होता है। इसमें लेखक ना कहानी से जुड़ी अपनी भावनाएं भी जोड़ सकता है, अपने विचारों को भी जोड़ सकता है, अपनी कल्पनाओं को भी जोड़ सकता है, जिसमें पात्रों के माध्यम से कहानी आगे बढ़ेगी और जो पढ़ने वाला बंदा है वो उससे जुड़ा रहेगा। इस प्रकार से आख्यान की अगर आप बात करोगे तो आख्यान एक ऐसी साहित्यिक कला है जिसमें किसी घटना को, किसी कहानी को, किसी अनुभव को या किसी जीवन वृत्तांत को यानी कि बायोग्राफी को या किसी घटना विशेष का वर्णन किया जाएगा। इस लेखन शैली में क्या होगा, कथा की संरचना ऐसी होगी कि उसमें कुछ पात्र होंगे, यानी कि कहानी इस तरीके से लिखी जाएगी, उसमें कुछ कैरेक्टर होंगे, 4 से 5 लोग भी हो सकते हैं। वैसे एक अच्छी कहानी वही मानी जाती है इसमें कम से कम कैरेक्टर हों। उसका एक जगह भी होगी, पर्टिकुलरली समय भी होगा और घटनाओं का आपस में संबंध भी होगा। आख्यान परक लेखन का जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि पढ़ने वाले को घटना या कहानी में शामिल किया जाए और जो पढ़ने वाला है उसके अंदर भी इमोशंस जगे और उसकी भी इमेजिनेशन पावर यानी कल्पना शक्ति जो है वो बढ़ सके और बौद्धिक रूप से उसका विकास हो सके। तो एक आख्यान लेखन कैसे किया जाता है इसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो परिभाषा तो वैसे तुम्हें पता ही चल गई है कि आख्यान का मतलब ये होता है कि किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना का वैसा वर्णन नहीं करना, बल्कि उसमें लेखक की भावना को भी शामिल कर देना क्या कहलाता है, आख्यान लेखन कहलाता है। आख्यान लेखन एक शैली जिसमें लेखक घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से यानी कि जो भी घटना घटी है उसे एक ऑर्डर में प्रस्तुत करता है, बड़े ही रोचक तरीके से, एक कथा के तरीके से। इसमें वो क्या करता है, वर्णन करता है ताकि जो है जो घटना घटी है उसे बिल्कुल जीवंत तरीके से आप तक प्रस्तुत किया जा सके। आख्यान लेखन में जो मुख्य तत्व होता है वो क्या होता है, तो आख्यान लेखन में मुख्य तत्व होता है सबसे पहले कथानक। कथानक वो व्यक्ति होता है जिसके आसपास सारी घटनाएं क्या होती हैं, घूमती रहती हैं। तो मुख्य घटनाक्रम या कहानी को केंद्र में मानकर लेखन किया जाता है। दूसरी बात होती है, मुख्य तत्व होते हैं आख्यान के कैरेक्टर्स, यानी कि जिनके माध्यम से हम कहानी की बात कर रहे हैं। तीसरी बात होती है, तीसरा तत्व होता है स्थान और समय। तो हर कहानी जो है किसी एक स्थान पर गढ़ी जाती है और किसी एक समय पर गढ़ी जाती है।
तो कहानी के जो घटना स्थल हैं और कहानी का जो समय है वो उससे जुड़ा हुआ होना चाहिए, तभी एक कहानी को आप प्रभावी रूप से प्रस्तुत कर सकते हो। अगली बात यह है कि एक आख्यान का जो चौथा तत्व होता है वो होता है डायलॉग, संवाद। क्योंकि अगर पात्र हैं, 2-3 लोग हैं, तो उनके संवाद किस तरीके से होंगे, तो जो उनकी जो संवाद होंगे, जो उनके डायलॉग होंगे, वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होनी चाहिए और भावनाओं के माध्यम से होनी चाहिए, ताकि पढ़ने वाले को ऐसा लगे यार क्या बात है, क्या ही बात बोल दी इसने। लेकिन ये भी ध्यान रहे भाई, पढ़ने वाले को भी इसमें ना, इसकी एक समस्या ये है आख्यान की, पढ़ने वाला भी ना उतना ही होशियार होना चाहिए जितना लिखने वाला, तभी पढ़ने वाले की बात समझी जा सकती है। अगला तत्व होता है दृष्टिकोण। तो लेखक या कथाकार की दृष्टि कहानी को व्यक्त करने का निर्धारित तरीका रखती है, यानी कि लिखने वाला बंदा जिस व्यू को बढ़ावा देगा, जिस अप्रोच को बढ़ावा देगा, वो उसी तरीके से वो अपनी कहानी को भी लिखेगा। इसके अलावा विशेषताएं क्या होती है आख्यान की, तो घटनाओं को स्पष्ट तरीके से, व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, पाठक को बांधे रखने का प्रयास किया जाता है और एक रोचक तरीके से कहानी को दर्शाया जाता है। लेखक के अनुभव होते हैं, इसमें भावनाएं होती हैं और विचार होते हैं, और हर आख्यान का उद्देश्य अपने पाठकों को किसी संदेश या भावना से जोड़ना होता है। जैसे आपको बचपन में कहानी सुनाई जाती थी, फिर ये कहा जाता था इस कहानी का क्या उद्देश्य है, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो इसी प्रकार से जो आख्यान लिखा जाता है, इसका उद्देश्य भी होता है कि पाठकों को, यानी कि पढ़ने वालों को कोई संदेश दिया जाए, उसे किसी भावना से जोड़ा जाए। अब देखो, आख्यान के ना कई सारे प्रकार भी होते हैं। जैसे कुछ आख्यान होते हैं जीवनी परक, यानी कि उसमें किसी व्यक्ति की बायोग्राफी दी जाती है। जैसे मान लो महात्मा गांधी की बायोग्राफी दे दी, नरेंद्र मोदी की बायोग्राफी दे दी, राहुल गांधी की बायोग्राफी दे दी। तो किसी व्यक्ति के जीवन की घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया जाता है, उसकी बायोग्राफी दी जाती है, उसमें उसके जीवन से जुड़ी हुई मेन मेन घटनाओं को रखा जाता है। जीवनी परक आख्यान होते हैं। कुछ होते हैं हिस्टोरिकल, यानी कि ऐतिहासिक आख्यान, इसमें इतिहास की घटनाओं और व्यक्तियों पर चीज़ें लिखी जाती हैं। एक होते हैं काल्पनिक, जिसमें लेखक अपनी कल्पना के आधार पर कथा लिखता है। कुछ होते हैं यात्रा विवरण, जैसे आपने हिंदी किताबों में देखे होंगे बहुत सारे यात्रा विवरण। तो उसमें क्या होता है, कोई व्यक्ति जैसे कैलाश की यात्रा पर जा रहा है, मानसरोवर की यात्रा पर जा रहा है, तो अपने यात्रा के अनुभव लिख रहा है, वो यात्रा विवरण होते हैं। कुछ लोग समाज की समस्याओं पर लिखते हैं, सामाजिक संबंधों पर लिखते हैं, समाज के मुद्दों पर लिखते हैं, ये सामाजिक आख्यान कहलाता है। आख्यान का प्रभाव क्या होता है, ये पाठकों को प्रेरित करता है, उनके अंदर इमोशंस को बढ़ावा देता है, शिक्षा को बढ़ावा देता है और मनोरंजन भी करता है। तो निष्कर्ष क्या पड़ेगा, निष्कर्ष ये लिखा जाएगा कि आख्यान परक लेखन साहित्य की एक महत्वपूर्ण कला है, जो पाठक को घटनाओं और पात्रों के साथ जोड़ती है। ये शैली न सिर्फ मनोरंजन प्रदान करती है, बल्कि लोगों को भावनात्मक रूप से ही मजबूत करती है और विचारों को भी बढ़ावा देती है और व्यक्तियों को कार्य करने के लिए प्रेरित भी करती है। तो अगर ये दोनों क्वेश्चन आए तो मैं ये आशा करता हूँ आप इनमें से दोनों क्वेश्चनों को अच्छे से कर दोगे। तो अब तक हम 4 क्वेश्चनों को आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन पेपर का जो भाग 1 है वो कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि हमने देखा था क्वेश्चन पेपर 3 भागों में था। 20-20 नंबर के कोई से भी 2 क्वेश्चन आपको इन चारों में से करने हैं, और ये चारों ही क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर इन 4 में से 2 क्वेश्चन इस बार पेपर में आते हैं तो आप दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर दोगे। अब हम इस वीडियो के भाग 3 में पूरे के पूरे भाग खा को कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम 10-10 नंबर के जो 6 के 6 क्वेश्चन हैं इनको आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके मुझे बताओ कि चीज़ें समझ में आपको आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, क्योंकि अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी तो हम और अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे भाई, तो वो अगले वीडियो में हो पाएगा। लेकिन अगर आप कमेंट ही नहीं करोगे तो हमें पता कैसे चलेगा भाई चीज़ें अच्छे से हो रही हैं नहीं हो रही हैं। तो मिलते हैं आपसे वीडियो के भाग 3 में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।